तो अब क्या करेंगे, जो भी वेसल 2 है उसमें एनायन एक्सचेंज रेजिन लिया है। तो हमें पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है ये एनायंस को एक्सचेंज करेगा। मतलब जो भी बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं हार्ड वाटर में, उनको एक्सचेंज कर देगा। और रेजिन से क्या मिलेंगे हमें, रेजिन से हमें मिलेंगे OH नेगेटिव आयंस, जो कि एनायन एक्सचेंज रेजिन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होंगे जिनमें OH नेगेटिव आयंस होंगे। तो अब रिएक्शंस हम देख रहे थे, तो रिएक्शन जैसे देखेंगे अगर, तो ROH जो है इसको हम, ROH जो है ये हम एनायन एक्सचेंज रेजिन के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हम लिखते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन को, तो ऐसे लिखते हैं, R का मतलब है रेजिन, और रेजिन के पास OH आयन है जिसको कि ये दे सकता है। तो जब भी ये हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो हार्ड वाटर में मुझे पता है कि बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है, या फिर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, या फिर सल्फेट प्रेजेंट है। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगा, इन बाइकार्बोनेट आयन को ले लेगा। तो इसीलिए ये रेजिन के साथ आगे बाइकार्बोनेट आयंस, और ये जो OH नेगेटिव आयन है ये रेजिन ने फ्री कर दिए, और ये पानी में आ जाएंगे। जो भी पानी हमारा है उसमें OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे। उसी तरह जो Cl माइनस है, Cl नेगेटिव है, इसको भी रेजिन ले लेगा। जैसे ये एनायन एक्सचेंज रेजिन है, इसने क्या किया, इस Cl माइनस को ले लिया और हमारे पास बन जाता है RCl बन गया। मतलब रेजिन जो है इट कंटेन्स क्लोराइड आयंस, और इसने क्या किया, जो OH नेगेटिव आयन था, रेजिन ने क्या किया, अपना जो OH नेगेटिव आयन था वो फ्री कर दिया। अब जैसे सल्फेट आयंस हैं, अब सल्फेट आयन भी क्या करेंगे, ये भी नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो जो रेजिन है वो इन सल्फेट आयंस को भी ले लेगा, सल्फेट आयन को ले लेगा और बना देगा R2SO4। मतलब दिस इज़ द रेजिन विच कंटेन सल्फेट आयंस, और फ्री कर देगा हाइड्रोक्साइड आयंस। OH माइनस आयन जो है ये इसने दे दिए हैं, ये रेजिन से आए हैं हमारे पास। तो इस तरह जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है ये क्या कर रहा है, देखो जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस थे जिनकी वजह से हार्डनेस थी, इसने क्या किया, इनको रिमूव कर दिया। बाइकार्बोनेट को रिमूव कर दिया, क्लोराइड को रिमूव कर दिया, और सल्फेट को भी रिमूव कर दिया। अब पानी में अगर हम देखें तो जो H पॉजिटिव आयन है ये आए हैं केटायन एक्सचेंज रेजिन से, क्योंकि केटायन एक्सचेंज रेजिन था RH, मतलब ऐसा रेजिन जिसके पास H पॉजिटिव आयन्स थे। उसने क्या किया, अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स दे दिए। जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन जो थे हार्ड वाटर में, वो उसने ले लिए, हार्ड वाटर से उसने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स ले लिए, और जो H पॉजिटिव आयन्स थे वो उसने पानी में दे दिए, एक्सचेंज कर दिया आयंस को। उसी तरह जो एनायन एक्सचेंज रेजिन था वो ऐसा रेजिन था जिसके पास OH माइनस आयन थे। तो इसने क्या किया, इसने जो नेगेटिवली चार्ज आयंस थे, जैसे बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये वाले आयन जो थे ये हार्ड वाटर से ले लिए, अपने पास ले लिए, और जो OH माइनस आयन थे वो इसने पानी में दे दिए। अब जो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हैं ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो इस तरह हमारे पास पानी जो आता है इट डज़ नॉट कंटेन कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस, पॉजिटिवली चार्ज जो थे जिनकी वजह से हार्डनेस हो रही थी, ना ही इनमें नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, जैसे बाइकार्बोनेट आ गया, क्लोराइड आ गया एंड सल्फेट आ गया। तो ये वाला जो पानी है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाटर होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो आयंस होते हैं उनको रेजिन्स रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है रीजनरेशन ऑफ रेजिन, रीजनरेट करना है रेजिन को। मतलब जो हमारा केटायन एक्सचेंज रेजिन है और एनायन एक्सचेंज रेजिन है, अब वो क्या बन चुका है, जैसे यहाँ पर जो है ये एनायन एक्सचेंज रेजिन RHCO3 बन गया है, यहाँ पर भी RCl बन गया है, और नीचे अगर हम देखें तो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ये R2SO4 बन गया है। और हमारा जो रेजिन था वो ROH था, ROH था। तो ROH से ख़राब होके ये क्या बन गया है, RHCO3, RCl, R2SO4। तो हमने क्या करना है, अब फिर से ROH बनाना है, फिर से रेजिन को रीजनरेट करना है। तो ये तो था एनायन एक्सचेंज रेजिन। उसी तरह अगर हम केटायन एक्सचेंज रेजिन की बात करें तो रेजिन था हमारे पास RH रेजिन था। बट अब RH रेजिन क्या बना चुका है, ये बना चुका है R2CA, या फिर इसने क्या बना दिया है, R2MG बना दिया है। तो R2CA R2MG बनाने का मतलब है कि जो रेजिन है वो ख़राब हो चुका है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो थी उससे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इस R2CA और R2MG को भी हमने कन्वर्ट करके क्या बनाना है, RH बनाना है। तो इसीलिए क्या करेंगे, रीजनरेशन करेंगे। अब रीजनरेशन के लिए क्या किया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो डाइल्यूट HCl है, यहाँ पर लिखा गया है डाइल्यूट HCl फॉर रीजनरेशन, यहाँ पर लिखा गया है डाइल्यूट NaOH फॉर रीजनरेशन। मैंने आपको बोला था इसको मैं बाद में बताऊँगी कि ये क्यों ऐड किया जाता है। तो ये ऐड किया जाता है फॉर द रीजनरेशन ऑफ रेजिन, रीजनरेशन ऑफ रेजिन। मतलब जो भी हमारा रेजिन है, अब जैसे जो एनायन, जो केटायन एक्सचेंज रेजिन है वो हमने इस वेसल में लिया था, एनायन एक्सचेंज रेजिन हमने राइट साइड लिया था।
तो अब जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन है उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। तो जब भी इसमें डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो रेजिन को हम रीजनरेट कर सकते हैं, इसको फिर से बना सकते हैं, RH में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा रेजिन जो है ये क्या बन चुका है, R2Ca या फिर R2Mg बन चुका है, जो कि ख़राब हो चुका है। उसी तरह जैसे ये था कैटायन एक्सचेंज रेजिन। अगर हम एनायन एक्सचेंज रेजिन की बात करें तो एनायन एक्सचेंज रेजिन भी हमारा क्या बना चुका है, जैसे RCl बना चुका है, R2SO4 बना चुका है, तो ये भी क्या ख़राब हो चुका है। तो ये वाला जो रेजिन है ये भी ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए क्या करेंगे, अब इसको भी रीजनरेट करेंगे। तो इसको रीजनरेट करने के लिए डाइल्यूट NaOH डालते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा, ये फिर से हमारा जो रेजिन है जो ख़राब हुआ है उसको फिर से ROH में कन्वर्ट कर देगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं रीजनरेशन ऑफ रेजिन। तो रेजिन सबसे पहले हम रीजनरेट करेंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो है उसको रीजनरेट करने के लिए ऐड किया जाता है डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट वेसल में हम ये ऐड करेंगे ये वाले एसिड्स। अब ये एसिड क्या करेंगे, बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस देंगे। तो जैसे ये इनसे बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं तो R2Ca जो था, जो कि रेजिन ख़राब हो चुका था कैटायन एक्सचेंज रेजिन, तो ये R2Ca क्या करेगा, बहुत सारे H इसको मिल रहे हैं, ये वाले H आयंस ये ले लेगा और कैल्शियम आयन जो कि इसके पास है इनको ये रिलीज़ कर देगा। तो अब जो R2Ca था वो क्या बना चुका है, वो फिर से RH बना चुका है और Ca2 पॉजिटिव इसने छोड़ दिए, इन आयंस को इसने रिलीज़ कर दिया। तो इस तरह हमारा रेजिन जो है ये क्या हुआ, ये रीजनरेट हो चुका है। उसी तरह जो R2Mg है, R2Mg जो है जो कि ख़राब हो चुका है रेजिन, ये भी क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस ले लेगा। जैसे ये बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस लेगा, इसको मिलते जाएंगे तो ये फिर से RH में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मैग्नीशियम आयंस है उनको फ्री कर देगा। तो ये तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन था जो रीजनरेट हो गया। अब इसके बाद आता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करता है, एनायन एक्सचेंज रेजिन जो है मैंने आपको बताया था कि ये रेजिन था जिसने OH नेगेटिव आयंस जो थे वो पानी में दिए थे, और जो हार्ड वाटर था उससे इसने क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट जो थे वो ले लिए थे। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन भी हमारा क्या बन चुका था, ये बन चुका था RHCO3 या फिर RCl या फिर R2SO4, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। तो अब ये इसको रीजनरेट करने के लिए इस RHCO3 को फिर से ROH बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें ये OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। तो अब ये वाले OH नेगेटिव बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या करेगा, जो रेजिन है वो इस HCO3 को छोड़ देगा और OH नेगेटिव जो इसको बहुत सारे आयंस मिल रहे हैं इनको ले लेगा। तो फिर से क्या बना देगा, ROH बना देगा और HCO3 इसने रिलीज़ कर दिया, इसको छोड़ दिया। तो रेजिन जो है, जो एनायन एक्सचेंज रेजिन था वो क्या हुआ, रीजनरेट हो गया। उसी तरह RCl जो है, RCl भी क्या करेगा, जो Cl माइनस है इसको छोड़ देगा और जो इसको बहुत सारे OH माइनस आयंस मिल रहे हैं इनको ले लेगा और फिर से ROH बना देगा। तो यहाँ पर भी रेजिन रीजनरेट हो गया। R2SO4 भी यही करेगा, OH नेगेटिव आयंस जो है इनको ले लेगा, फिर से ROH बना देगा और जो सल्फेट आयंस हैं इसके पास इनको क्या करेगा, ये इनको छोड़ देगा। तो इस तरह से रेजिन को रीजनरेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, कि जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट आता है, इट कैन बी यूज टू सॉफ्टन हाईली एसिडिक एंड एल्कलाइन वाटर्स। मतलब जो भी बहुत ज़्यादा एसिडिक और एल्कलाइन वाटर होगा उसको भी ये सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि ये सारे के सारे आयंस रिमूव कर देता है। तो आयंस ही अगर रिमूव कर देगा जो भी प्रोसेस है तो मतलब ये वाटर को ऑटोमेटिकली सॉफ्ट कर देंगे। सेकेंड है, दिस मेथड प्रोड्यूसेस वाटर ऑफ वेरी लो हार्डनेस। ये जो पानी है ये क्योंकि सारे के सारे आयंस को रिमूव कर रहा है, इसीलिए जो पानी हमें मिल रहा है उसकी हार्डनेस बहुत कम है, और ये दोनों टाइप की हार्डनेस को रिमूव कर देता है, टेम्प्रेरी भी और परमानेंट भी। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट का मतलब है कि इसकी आउटपुट बहुत अच्छी आती है, जो हमें पानी मिलता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि वाटर इज़ टर्बिड। जैसे हमने जियोलाइट प्रोसेस में भी पढ़ा था कि अगर हम टर्बिड वाटर यूज़ करेंगे, टर्बिड वाटर होता है एक ऐसा पानी होता है जिसमें
कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऐसा समझ लो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, और उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होगा, अगर हम वैसा पानी यूज़ करेंगे इस मेथड से और उसको सोचें कि उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो प्रोसेस है इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छे से सॉफ्ट वाटर ये प्रोड्यूस नहीं करेगी। द इक्विपमेंट एंड केमिकल्स यूज्ड आर वेरी कॉस्टली। जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे 2 वेसल्स हैं, फिर जैसे कनेक्शंस वगैरह जो लगाई हैं, इक्विपमेंट जो है पूरे का पूरा, और जैसे रेजिन जिसमें यूज़ कर रहे हैं, तो जो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि ये जो इक्विपमेंट है पूरे का पूरा और जो केमिकल्स हैं ये एक्सपेंसिव है। तो ये 2 डिसएडवांटेजेस थे इस आयन एक्सचेंज प्रोसेस के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि जो पीने वाला पानी होता है वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी, कैसा होना चाहिए वो। तो सबसे पहले तो है कि जो पीने वाला पानी है इट शुड बी टेस्टलेस, इट शुड बी टेस्टलेस, मतलब उसका कोई टेस्ट ना हो, वो टेस्टलेस हो। इट शुड बी कलरलेस, जो भी पीने का पानी हो वो कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, कोई भी कलर्ड लिक्विड नहीं होना चाहिए। जो भी हम पानी पीते हैं वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। इट शुड बी ऑडरलेस, मतलब उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, वो स्मेल फ्री होना चाहिए। ऑडर का मतलब होता है स्मेल, तो ऑडरलेस होना चाहिए, उसमें कोई भी स्मेल ना हो जो पीने वाला पानी है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, अगर ड्रिंकिंग वाटर में जो पीने वाला पानी है उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी तो हम उसको नहीं पियेंगे। तो इसीलिए जो पानी है वो कैसा होना चाहिए, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड बैक्टीरिया, जो भी पानी है अगर हम किसी पानी को पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल गैसेज एंड मिनरल्स, मतलब जो पीने वाला पानी है उसमें ऐसी गैसेस ना हो जो हार्मफुल हो, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, तो ऑब्जेक्शनेबल गैसेस उसमें ना हो, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी प्रेजेंट ना हो। तो पानी कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल गैसेस एंड मिनरल्स। इट शुड बी रीजनेबली सॉफ्ट, मतलब हम हार्ड वाटर, बहुत ज़्यादा जो हार्ड वाटर है उसको हम नहीं पी सकते क्योंकि उससे भी काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। तो इसीलिए जो पानी होता है, जो पीने वाला पानी होता है, इट शुड बी रीजनेबली सॉफ्ट। फिजिको केमिकल पैरामीटर्स फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये थी क्वालिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, मतलब कुछ पैरामीटर्स हैं जो पैरामीटर्स का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पीने के पानी के लिए हम बोलते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, पीने के पानी की पीएच जैसे होगी, या फिर पीने के पानी में जो सॉलिड्स हैं वो कितने होने चाहिए, या फिर उसकी हार्डनेस जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जो कि बिल्कुल स्पेसिफाइड होने चाहिए, मतलब कुछ लिमिट होती है इन चीज़ों की और उतने ही पीने वाले पानी में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब पीएच जैसे हम पढ़ चुके हैं, पीएच मैंने आपको बताया था, पीएच का मतलब होता है कि हमें एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में बताता है किसी भी सॉल्यूशन के, या वाटर सैंपल कोई हमने लिया है उसके एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताएगा। तो पानी जो होता है, अगर पानी की पीएच बहुत कम है, मतलब पानी की पीएच अगर 2, 3, 4 ऐसे आ रही है, 5 आ रही है, इसका मतलब है वो पानी कैसा है, हाईली एसिडिक है और उस पानी को हम नहीं पी सकते। उसी तरह पानी की पीएच अगर जैसे 10, 11, 12 ऐसे 14 आ रही है, तो मतलब पानी जो है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, उसको भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए पीएच ऑफ वाटर जो है ये कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 6.5 to 9.5, ये इसके बीच में होनी चाहिए पीएच रेंज जो होती है। और जो भी पीएच होती है, पीएच वैल्यू जो होती है उसको हम पीएच मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच मीटर को यूज़ करके हम किसी भी वाटर सैंपल की पीएच निकाल सकते हैं और हमें पता लग जाएगा कि वाटर सैंपल कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, या फिर उसकी पीएच कितनी है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया बहुत कम है तो मतलब पानी बहुत एसिडिक है, और अगर बहुत ज़्यादा पीएच है तो पानी बहुत ज़्यादा बेसिक है जिसको हम नहीं पी सकते। तो ये तो था पीएच। अब नेक्स्ट आता है जैसे टीडीएस। टीडीएस भी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। अब टीडीएस जो होते हैं, टीडीएस का मतलब है कि पानी में जो है वो कितने सॉलिड्स प्रेजेंट हैं, क्या कितना, मतलब जब भी हम पानी का अगर कोई वाटर सैंपल लेते हैं और उसको बॉयल करेंगे, तो अगर उस वाटर सैंपल को बॉयल करने के बाद उसके नीचे कोई सॉलिड रेजिड्यू रह रहा है, कुछ चीज़ सॉलिड सी बच रही है, तो इसका मतलब है वो क्या थे, वो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स थे, वो घुले हुए सॉलिड थे जो कि उस पानी में प्रेजेंट थे। अब जो टीडीएस होती है,
TDS जो होती है, अगर हम इसको, इसकी वजह से भी क्या होगी, इसकी वजह से भी वाटर की हार्डनेस होगी। तो अगर जो भी सॉल्ट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा हैं तो हम उस पानी को भी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और TDS जो है इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इवेपोरेटिंग द मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर सैंपल। मतलब हमने क्या लेना है, जो भी पानी है उसको लेना है, जो भी वाटर सैंपल है, जैसे 50 ml ले लिया, अब 50 ml या फिर 100 ml ले लिया। अब क्या करेंगे, उस वाटर सैंपल को लेंगे, उसको हीट करेंगे और उस पानी को इवेपोरेट करेंगे पूरी तरह से। अब पानी जैसे पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या करते हैं, जब पूरी तरह से पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो जो भी सॉलिड रेजिड्यू रह जाता है उसका वेट ले करके हम TDS कैलकुलेट कर सकते हैं। और TDS जैसे फुल फॉर्म अगर इसकी देखें तो इसका मतलब है टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स, कितने डिज़ोल्व्ड सॉलिड जो हैं वो पानी में प्रेजेंट है। तो ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम TDS कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ रेजिड्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ ppm। अब इसके बाद जैसे आता है, इसके बाद आता है प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। मतलब अगर हमने हार्डनेस कैलकुलेट करनी है, जैसे अगर वाटर सैंपल हमें कोई दिया गया है और उस वाटर सैंपल की हमने हार्डनेस निकालनी है, हमने क्या करना है, हमें कोई वाटर सैंपल दिया गया है और उस वाटर सैंपल की हमने हार्डनेस निकालनी है। तो उस हार्डनेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अलग अलग स्टेप्स में जो पहला स्टेप आता है वो आता है प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो होता है इसको कैसे बनाते हैं, देखो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो होता है इसको बनाने के लिए हम 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे 1 ग्राम, और उसको थोड़े से डाइल्यूट HCl में, मतलब बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में उसको घोलना है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको हीट करना है ताकि वो जो भी लिक्विड है वो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाए। और उसके बाद उसमें क्या करना है, उस कैल्शियम कार्बोनेट में पानी डालना है, डिस्टिल्ड वाटर डालना है। और कब तक डालना है, जब तक ये जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर नहीं बन जाता। तो हमने क्या करना है, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को पहले डाइल्यूट HCl में डालना है और उसके बाद उसको इवेपोरेट करवाना है, लिक्विड को, जो भी डाइल्यूट HCl है उसको इवेपोरेट करवाएंगे। और इवेपोरेट करवाने के बाद उसमें 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। तो अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, जो कि 1 ग्राम पर लीटर वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। जो भी हमारे पास अब सॉल्यूशन बना वो है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। और अगर इस 1 ग्राम पर लीटर को मैं मिली से मल्टीप्लाई करूं और मिली से डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह हमने क्या किया, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बना दिया। अब जैसे मैंने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया तो मुझे पता है मैंने क्या किया, 1 ग्राम जो है वो 1 लीटर में डिज़ोल्व किया है। मुझे पता है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व किया है, तब जाके हमारे पास 1 लीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बना। अगर मिली से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई भी करूँ और डिवाइड भी करूँ, तो इसका मतलब है जो 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको किस में डिज़ोल्व किया है, 1 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर में, और फिर हमारे पास 1 मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बना। तो इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, 1 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हमने बनाया, और विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट है ये। तो ये तो था प्रोसीजर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाने का। अब जब भी हम वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं तो जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड है EDTA मेथड। EDTA मेथड का मतलब है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है उसको हम यूज़ करेंगे, उसका सोल्यूशन यूज़ करेंगे वाटर की हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए। और जो भी ये सोल्यूशन यूज़ करते हैं, जो भी हम टाइट्रेशंस करेंगे, टाइट्रेशन का मतलब है रिएक्शंस करवाएंगे 2 चीज़ों के बीच में। अब जब भी टाइट्रेशन होगी तो उसमें क्या होगा, एक हम और चीज़ यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर की हेल्प से हमें कलर पता लग जाता है, कलर पता लग जाता है, वो अलग अलग pH पर अलग अलग कलर देगा। तो इस वाली टाइट्रेशन में जो होगा वो इंडिकेटर जो हम यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं, उसका नाम है EBT, एडियोक्रोम ब्लैक टी। तो हमने वाटर की हार्डनेस निकालनी है और वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम क्या करेंगे, EDTA मेथड की हेल्प से जो है वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। हमने EDTA सॉल्यूशन की स्टैंडर्डाइजेशन करनी है।
इसके लिए क्या करेंगे, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जो लैब में होते हैं, जिनको कि हम लैब में देखेंगे और स्टडी कर लेंगे डीपली। अभी एक ब्यूरेट है, ब्यूरेट मतलब कोई एपरेटस है, कोई आपने देख लेना, कोई इक्विपमेंट है, आपने देखना कि कोई चीज़ है। उस ब्यूरेट में हम क्या करते हैं, उस ब्यूरेट में EDTA सोल्यूशन लेते हैं। EDTA जैसे मैंने आपको बताया, EDTA का मतलब है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड सोल्यूशन, ये लेते हैं, ये वाला सोल्यूशन उस ब्यूरेट में। अब 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का सोल्यूशन लेंगे कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क भी कोई चीज़ है, कोई एपरेटस है, जिसमें हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर लेंगे। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो हमने बनाया है वो 50 ml लेंगे। अब इस कोनिकल फ्लास्क में जिसमें हमने 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर डाला है, इसी में हम 10 मिलीलीटर बफर सॉल्यूशन लेंगे। बफर सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं, और बफर सॉल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं वो ताकि pH जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, चेंज ना करे, तो इसलिए बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं उसकी pH को मेंटेन करने के लिए। तो 10 मिलीलीटर जो है बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड करेंगे, और वो जो इंडिकेटर है वो है EBT, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो इसमें 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं वो इंडिकेटर की ऐड करेंगे, EBT की ऐड करेंगे। अब इस सॉल्यूशन को EDTA के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जैसे ही EDTA के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो कब तक करवाना है, जब तक कि ये जो EBT का कलर है, जो भी सॉल्यूशन हमने लिया था इस कोनिकल फ्लास्क में, जो हमने कोनिकल फ्लास्क में 50 ml